स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही। स्थायी कार्यपालिका का मतलब होता है नौकरशाही। स्थायी कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका किसको बोलते हैं? जितने भी सांसद लोग और विधायक लोग चुन करके जाते हैं और नेता बनते हैं, वो देश के लिए कानून बना रहे हैं, इसलिए नेता लोग क्या होते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका होती है या फिर अस्थायी कार्यपालिका होती है। मात्र 5 साल के लिए वो राज करते हैं। लेकिन अब अपन पढ़ेंगे स्थायी कार्यपालिका, मतलब नौकरशाही। मतलब क्या? नौकरशाही। कलेक्टर भी नौकर है कि नहीं? नौकर। एसपी भी नौकर है ना? ये स्थायी होते हैं, इनकी नौकरी भर्ती परीक्षा होती है, फिर इंसान कलेक्टर बनता है, एसडीएम एसपी बनता है, तहसीलदार बनता है ना? और शासन को लागू करता है। तो अपन स्थायी कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। शासन के कार्यकारी अंग में, शासन का जो कार्यकारी अंग होता है उसमें कौन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। शासन करने के लिए मेन प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों पर हुक्म चलाता है। फिर नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी, प्रशासन की मशीनरी होती है ना? जितने भी पुलिस वाले होते हैं, अधिकारी वगैरह होते हैं, ये सब नौकरशाही में आते हैं, है ना? ये नौकरी करते देश के लिए, है ना? एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए। इस ढांचे में और सैन्य सेवाओं, मतलब सैनिकों की सेवाओं में अंतर करने के लिए, इस ढांचे में और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं, है ना? देखो, प्रधानमंत्री मंत्रीगण में और नौकरशाही में अंतर करने के लिए क्या बोलते हैं? इसको नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाने तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। मंत्री नरेंद्र मोदी ने बोल दिया कि 500 हज़ार के नोट बंद, तो क्या मोदी अकेला लागू करा का उसने? नहीं, उसने खाली बोला बस। लेकिन इस पर पूरी रणनीति बनाना और ज़मीनी स्तर पर उसको लागू करना, ये काम किसने करे? IAS अधिकारी ने करे। आ रहा समझ में? IG, DIG, कलेक्टर, ये सब जो अधिकारी होते हैं, जो पढ़ लिख करके चुन करके जाते हैं, ये स्थायी कार्यपालिका के अंग होते हैं, क्योंकि स्थायी रूप से रहते हैं, है ना? और नेता क्या है? कार्यपालिका के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है? अस्थायी कार्यपालिका, उसमें नेता लोग आते हैं, 5 साल के लिए बस रहते हैं वो। और दूसरी स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में कौन आते हैं? IAS अधिकारी, जो 60 साल के लिए उनकी रिटायरमेंट होती है ना? TI, SI का, है ना? बड़े बड़े अधिकारी, है ना? बड़े बड़े अधिकारी, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मंत्रियों का सहयोग करते हैं। कानून को लागू करने में मंत्रियों का करते हैं, सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि, लोकतंत्र में क्या? लोकतंत्र में निर्वाचित मतलब कि चुने गए। लोकतंत्र में निर्वाचित यानी चुने गए। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित, अरे लोकतंत्र हो रहा है, आप लोगों ने चुनाव डाले, हर जिले से एक सांसद चुन करके गया, तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होता है और जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण मतलब जो मंत्री बनते हैं, है ना? मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। जितना भी प्रशासन है, सारा का सारा प्रशासन किसके अंदर होता है? लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जो सांसद लोग चुन करके जाते हैं, जिसकी सरकार बनती है ना, सरकार के अंग कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और अन्य मंत्री, है ना? ये सरकार के अंग होते हैं। और यही लोग पूरे भारत देश के प्रशासन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। संसदीय शासन में, किसमें? संसदीय शासन। संसदीय शासन का मतलब क्या होता है? संसद के शासन में। विधायिका, संसदीय शासन में कौन? संसदीय शासन में विधायिका। विधायिका मतलब अरे विधायक, नेता वगैरह जितने भी होते कि नहीं, जो 5 साल के चुन के जाते, सरपंच वगैरह, सरपंच भी विधायिका का अंग है। कोई 5 साल के लिए चुन के आता ना वो, है ना? सचिव विधायिका का अंग है क्या? नहीं, सचिव के लिए परीक्षा होती है, वो जीवन भर के लिए होता है, 5 साल के लिए नहीं होता। वो कर्मचारी, नौकर है सचिव। वो सरपंच नेता होता है। आया समझ में? प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बना रखे। मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है? जितनी भी प्रशासन है उस पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? मंत्री की जिम्मेदारी होती है। होती कि नहीं होती है? अभी इतना भी बोलते हैं ना कि उत्तर प्रदेश में इतने कांड हुए, उसके जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? योगी आदित्यनाथ को। मतलब पूरा पावर किसके पास है अभी? योगी के पास है ना, योगी आदित्यनाथ के पास, क्योंकि मुख्यमंत्री वहाँ का वो।
मध्य प्रदेश में कोई भी घटना होगी लोग किसको बोलेंगे? शिवराज सिंह चौहान को बोलेंगे, क्योंकि पूरा पावर किसके पास है अभी? शिवराज सिंह चौहान के पास है। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है। भारत में क्या है? दक्ष प्रशासनिक मशीनरी। प्रशासनिक मशीनरी मतलब जितने भी प्रशासन में काम करने वाले लोग हैं ना, आईएएस आईपीएस वगैरह, ये सब प्रशासनिक मशीनरी होते हैं। ये दक्ष होते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन ये मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इनके ऊपर कौन अधिकार करता है? पुलिस हो गया, जितने इन सब के ऊपर कौन बैठे होते हैं? नेता बैठे होते हैं, है ना। राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से ये अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। जो नौकरशाही होती है ना, जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं ना, ये राजनीतिक रूप से तटस्थ। इसका अर्थ ये है कि नौकरशाही, देखो, नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में ये संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीति अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि भाई नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। मान के चलो कि पहले सरकार कांग्रेस की थी, कांग्रेस की बहुत सारी नीति थी, अब भाजपा आई, भाजपा को वो नीति पसंद आई क्या? नहीं। तो भाजपा ने क्या बोली? हमको कांग्रेस की नीति पसंद है क्या? नहीं है। तो भाजपा ने उस नीति को बंद कर दी और अपनी नई नीति लेकर के आई। तो जो प्रशासन होता है, जितने भी अधिकारी होते, जिला अधिकारी, कलेक्टर हो गया, पीए हो गए, है ना, आईपीएस अधिकारी, ये सब क्या करेंगे? जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार जिस नीति को लाना चाहती है, मोदी ने लाना चाहा कि 500,000 के नोट बंद हो जाए, मोदी ने लाना चाहा कि जीएसटी लग जाए। क्या लग जाए? जीएसटी लग जाए। तो इन नीतियों को लाने में मदद कौन करता है? प्रशासन मदद करेगा ना। जितने भी अधिकारी वगैरह होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो पढ़ लिख करके बनते हैं, है ना, 18-18 घंटे कमरे में कुंड करके पढ़ाई करते हैं, वो लोग अधिकारी बनते हैं। फिर ये लोग पूरी नीतियों को लागू करते हैं। नेता लोग का क्या है? नेता लोग आए और भाषण दे के चले गए और कोई भी नीति लॉन्च कर दी, उनको व्यवहारिक रूप में लाता कौन है? कौन लेकर के आता है? प्रशासन मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी लेकर के आती है ना। आ रहा है कि नहीं समझ में? नहीं आएगा तो पूछ लेना फिर से, है ना। देखो, आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। भारतीय नौकरशाही का स्वरूप कैसा हो गया है? बहुत जटिल हो गया है। अब देखो कौन कौन सी होती है भारतीय नौकरशाही में। नौकरशाही में पहला होता है अखिल भारतीय सेवाएं। पहला क्या होता है? अखिल भारतीय सेवाएं। इसके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है। इंसान कलेक्टर बनता है, राजदूत बनता है, विदेश ये बनता है ना, बड़े बड़े पद पर जाता है। अगला प्रांतीय सेवाएं। प्रांत की सेवा करने के लिए एमपीपीएससी एग्ज़ाम होता है, उसे तहसीलदार वगैरह सब बनते। स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होते हैं। ये जो मेन अधिकारी होते हैं ना, जो पढ़ लिख करके बनते हैं, है ना, समझ में आ रहा है? ये अधिकारी, सरकार ने बोल दी लॉकडाउन है, मोदी ने बोल दी कल से लॉकडाउन है, बोला मोदी ने लॉकडाउन है, उसको मोदी ने बोल दिया, लेकिन उसको लागू किसने करा? पुलिस वालों ने लागू करे ना। तो ये प्रशासनिक मशीनरी है कि नहीं? ये लोग क्या है? ये नौकरशाही है ना। नौकरी कर रहे कि नहीं सरकार की जे? तो ये नौकरशाही है। हमारे संविधान निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। अपने जो संविधान बनाने वाले राजनेता थे ना, वो लोग जानते थे कि अपन लोग अनपढ़ है, अपन लोग ढंग से काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपन को अच्छे प्रशासनिक मशीनरी होना, अच्छे पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट लोग होना, ताकि अपन उनसे काम करवा सके। यही होता है, नेता चुन करके जाता है और प्रशासनिक मशीनरी पूरा लागू करती है। मोदी अकेला लागू कर लेता क्या? नहीं कर पाता ना। उसने ऑर्डर दिया, फिर वो ऑर्डर को लागू किसने करा? प्रशासन ने लागू करा ना। नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है? हाँ, ये सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। सिविल सेवा अधिकारी आईएएस, है ना, आईएफएस, आईपीएस, गौरव तिवारी, ये कौन है? सिविल सेवा अधिकारी होते हैं। इनको नौकरशाही भी बोलते हैं, क्योंकि सरकार की नौकरी कर रहे हैं ना, सेवा दे रहे हैं कि नहीं, के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव की योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। होता है, एग्ज़ाम होता है यूपीएससी का, भेदभाव नहीं होता। कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कि पैसा हो चाहे ना, 100 रुपये लगते फॉर्म डालने में, मात्र 100 रुपये लगते और 15 पेपर होते हैं। जिनने निकाल लिए वो बन जाता अधिकारी, डायरेक्ट बड़ा अधिकारी। क्लियर? और बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर क्या होता है? चयन होता है।
अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया। एक संघ लोक सेवा आयोग होता है, संघ लोक सेवा आयोग, इसको अंग्रेजी में यूपीएससी बोलते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी होता है ना, वही यूपीएससी है ना, एक राज्य लोक सेवा आयोग होता है, उसको एमपीपीएससी बोलते हैं, मध्य प्रदेश का। एमपीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बंदा तहसीलदार बनता है, और यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालने के बाद बंदा कलेक्टर बनता है, सहायक कलेक्टर बनता है। आ रहा समझ में? ये ऐसा होता है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सदस्यों की भर्ती प्रक्रिया करता है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाया गया है। हर राज्य लोक सेवा आयोग होता है, मध्य प्रदेश का होता है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग, यूपीपीएससी भी होता है ना। देखो, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त करते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, सांसद वगैरह, ये एक निश्चित, इनका कार्यकाल निश्चित होता है, सिर्फ 5 साल के लिए चुनते हैं ना। कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ये मात्र 5 साल के लिए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जांच के आधार पर ही निलंबित कर सकते हैं। अपन ने किसी नेता को कितने साल के लिए चुन लिए? 5 साल के लिए, लेकिन ढंग से उसने काम नहीं करा, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चाहे तो उसको उसके पद से निकाल सकता है। क्लियर? आ रहा समझ में? एक सांसद यहाँ का चुन के आ गया, कमलनाथ, है ना, उदाहरण के लिए मान लो कोई भी नेता चुन के आ गया, और ढंग से काम, कुछ उटपटांग काम करे, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहे तो उनको अपने पद से हटा सकता है। आया? देखो, दक्षता और योग्यता को आधार बनाकर भर्ती की जाती है। जो लोक सेवा आयोग होता है ना, उसमें दक्षता और योग्यता होती है कि भैया बीएससी होना, कॉलेज कंप्लीट होना, उसके बाद फिर आपको परीक्षा देना पड़ेगा, और जो बंदा उसमें पास होगा वो बन जाएगा अधिकारी। क्लियर? आ रहा समझ में? लेकिन संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सही वर्गों को सरकारी नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। मतलब हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, हर व्यक्ति चाहे तो कलेक्टर बन सकता है, हर व्यक्ति चाहे तो, है ना, एमपीपीएससी निकाल सकता है, हर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी बन सकता है। सिर्फ योग्यता के आधार पर बनेगा, जात पात के आधार पर बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा। क्लियर? इस उद्देश्य के लिए संविधान दलित और आदिवासियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। जो दलित लोग होते हैं उनको आरक्षण मिलता है, स्पेशल में क्या मिलता है उनको? आरक्षण। वो कम नंबर भी लेकर के आते हैं तो उनकी नौकरी लग जाती है और जल्दी वो कलेक्टर बन जाते हैं। कारण क्या? उनको आरक्षण दिया जाता है ना, क्योंकि समाज में उनको पिछड़ा माना जाता है कि वो पिछड़े हैं, है ना, इसलिए उनको उत्थान के लिए उनको अलग से आरक्षण दिया जाता है। बाद में महिलाओं और अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण दिया गया। महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाता है ना। मतलब कोई महिला कम नंबर लेकर के आएगी पुरुष की तुलना में, तो उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को पिछड़ा माना जाता है। महिला पढ़ाई लिखाई कर रही, मतलब बहुत बड़ी बात है, उनको जल्दी नौकरी दो। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। इन प्रावधानों से ये सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूह का प्रतिनिधित्व होगा। मतलब जो नौकरशाही, जो कलेक्टर बैठा वाला वो जो बंदा है ना, वो सबका प्रतिनिधित्व करेगा। उसके लिए सब जनता बराबर होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, सब कैसे होंगे? उसके लिए बराबर होंगे। तथा सामाजिक असमानता सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। जो सामाजिक असमानताएं होती है ना, कोई ऊंच कोई नीच, है ना, कोई जात कोई पात, ये सब जो होती है, जो असमानता जो व्याप्त है, ये लड़की है क्या पढ़ाई करेगी, ये सब उसमें नहीं होता है। कोई भी इंसान चाहे वो विकलांग हो, किसी भी जात का हो, लड़का हो लड़की हो, फिर दोनों ना हो, कोई भी जा करके वहाँ कलेक्टर बन सकता है। आए समझ में? अभी एक व्यक्ति अभी बना है कलेक्टर, वो ना लड़का है ना लड़की है, और आज वो कलेक्टर बना है। मेहनत थी उसके अंदर, उसको लोगों ने बहुत विरोध करे, समाज में उसको ढंग से अधिकार नहीं था, लेकिन वो उसके अंदर जिद थी बनना, तो वो बन भी गई, बन गया जो भी है ना। देखो, अब भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, इसी की बात कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा भारतीय पुलिस सेवा IPS के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। अगर गौरव तिवारी ने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, संघ लोक सेवा का एग्ज़ाम दिया, तब जाकर के वो IPS बना, और आज उसका नाम चलता है ना। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ, ये अधिकारी क्या होते हैं? प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। क्या होते हैं? नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। आपको शायद पता हो कि एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। एक जिले का सबसे मेन कौन है? छिंदवाड़ा जिले का मेन बंदा कौन है? कलेक्टर। वो ही पूरा आदेश पारित करता है, वो चाहे तो पत्ता नहीं हिले, है ना। उसको जिलाधिकारी बोलते हैं।
क्या आप जानते हैं कि जिला अधिकारी सामान्यतः आईपीएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। जिला अधिकारी कलेक्टर को कौन नियंत्रित कर सकता है? केंद्र सरकार नियंत्रित करती है। जो कलेक्टर है वो किसकी आज्ञा का पालन करेगा? केंद्र सरकार। अभी केंद्र में सरकार मोदी की है ना? केंद्र सरकार जो होती है पूरे देश की, उससे कंट्रोल होगा। कौन कंट्रोल होगा? जिलाधिकारी कलेक्टर। राज्य की सरकार का पालन नहीं, जिलाधिकारी किससे करता है? केंद्र सरकार से कंट्रोल होता है। क्लियर? और ये किस लेवल का होता है? आईपीएस लेवल का। मतलब कि कलेक्टर और एसपी दोनों का पद कैसा होता है? बराबर होता है। आ रहा समझ में? एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य से संबद्ध कर दिया जाता है जहां वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। केंद्र का होता है, मतलब कि अगर तुमने यहाँ से एग्ज़ाम क्वालिफाई करे, केंद्र सरकार है वो तुमको कहीं भेज सकती है। राजस्थान भेज सकती है, जम्मू कश्मीर भेज सकती है, महाराष्ट्र भेज सकती है ना? क्योंकि वो राज्य का अधिकारी नहीं है। राज्य के लिए तो अलग अधिकारी होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, उससे डिप्टी कलेक्टर बनते। लेकिन कलेक्टर किसका होता है? राज्य का अधिकारी नहीं, वो किसका होता है? देश। यूपीएससी जो होती है ना, वो राज्य की परीक्षा नहीं है, देश की परीक्षा है। राज्य की परीक्षा एमपीपीएससी होती है ना? आया कि समझ में? लेकिन आईपीएस और आईएएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना, कलेक्टर हो गया, एसपी, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई कर सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार कर सकती है क्या? राज्य सरकार को उतनी पावर नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्र सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहता है। अब हर जिले में कौन कलेक्टर है? और कलेक्टर, तुम सोच के देखो, अगर हर जिले का कलेक्टर अगर राज्य के अधीन होता